हेलो एंड वेलकम बैक टू द सोशल थिंकर्स सीरीज़। और इस सीरीज़ में आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वो है कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। तो अगर तुम लोगों ने इससे पहले कार्ल मार्क्स को पढ़ा है तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि क्या तुम डायलेक्टिकल का मतलब बता सकते हो। और यहाँ पर ना मेरे सवाल को एकदम ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ तुमसे डायलेक्टिकल का मतलब पूछ रहा हूँ। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन डायलेक्टिकल ऑफ कार्ल मार्क्स, तो क्या बताओगे। यहाँ ध्यान रखना, मैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म नहीं पूछ रहा हूँ, डायलेक्टिकल पूछ रहा हूँ। पॉज करके वीडियो को इसका आंसर सोचो। और अब तुम अगर इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो और तुमसे मैं पूछूँ कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में डिफरेंस बताओ, तो अगर तुम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो इवन कार्ल मार्क्स को पढ़ने के बाद, तो कार्ल मार्क्स का थ्योरी कुछ इस तरह से है ना कि बड़ा आसान सा है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। बट कार्ल मार्क्स ने एक ही चीज़ को इतने तरीक़ों से समझाया है कि अंततः लोगों को लगता है कि भाई सब चीज़ सेम ही है और वो इसको भी सेम कर देंगे, इसको भी सेम कर देंगे, बल्कि सब में डिफरेंसेस हैं। तो अगर तुम इन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए हो तो इस वीडियो को सुनो। और इस वीडियो में हमारा हमेशा की तरह टारगेट यही होता है कि बहुत कम टाइम में पूरा का पूरा कार्ल मार्क्स का, ये नहीं है कि कम टाइम का मतलब है कि कुछ चीज़ें छोड़ दो। कार्ल मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में जितना भी चीज़ें होगा उसको हम कनेक्टेड फ्लो मैनर में पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पे तुम्हें हर चीज़ कनेक्ट होता हुआ दिखेगा, ये नहीं लगेगा कि कोई भी टॉपिक किधर से भी उठ के आ गया है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हुआ क्या, कार्ल मार्क्स से पहले, बिफोर कार्ल मार्क्स, एक आदमी हुआ करता था जिसका नाम है GWF हेजल। इन्होंने एक आइडिया दिया। बेसिकली ये बिलीव करते थे किस चीज़ पर, आइडियलिज्म पे। आइडियलिज्म का क्या मतलब है। आइडियलिज्म का मतलब होता है आइडिया ड्राइव्स चेंज, पर सिंपल मतलब GWF हेजल के अकॉर्डिंग था कि सोसाइटी में जो भी चेंज आता है उसका ड्राइवर कौन होता है, आइडिया ड्राइव्स चेंज, आइडिया इज़ द ड्राइवर ऑफ चेंज। तो बस कार्ल मार्क्स ने इसी को इन्वर्ट कर दिया और इन्होंने बोला कि आइडिया डू नॉट ड्राइव चेंज, मटेरियल कंडीशंस ड्राइव चेंज। तो मतलब हेजल की जो थ्योरी थी आइडियलिज्म, उसको बस इन्वर्ट कर दिया। तो अब एक बार आसान शब्दों में दोनों के बीच का डिफरेंसेस समझते हैं कि हेजल और कार्ल मार्क्स किस तरीके से डिफरेंट है। हेजल की थ्योरी क्या थी और कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या थी। ठीक है, तो अब जिन चीज़ों पे देखने वाले हैं हम, कि सबसे पहले तो देखेंगे कि हेजल के अकॉर्डिंग चेंज ड्राइवर क्या था, हेजल के अकॉर्डिंग कन्फ्लिक्ट क्या था, और एग्जांपल्स भी तो देखेंगे ताकि समझ में अच्छे से आए। तो हेजल के अकॉर्डिंग था कि जो चेंज होता है वो चेंज होता है आइडिया और थॉट्स की वजह से। सोसाइटी में जो भी चेंज होता है आइडिया और थॉट्स की वजह से होता है। बट कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग था ये चेंज जो होता है वो होता है मटेरियल कंडीशंस की वजह से। अब कन्फ्लिक्ट, इन हेजल ने बोला कि कन्फ्लिक्ट किस चीज़ में होती है, तो दिस इज़ बिटवीन आइडियाज़। और इन्होंने बोला कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल क्लासेस। एग्जाम्पल क्या है इसका, फिलोसॉफिकल रिवॉल्यूशन। और इसका क्या एग्जाम्पल है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो अब देखिए ये समझ में आ गया कि कार्ल मार्क्स का जो थ्योरी था हेजल को इन्वर्ट करके लाया गया था। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं, मटेरियल कंडीशंस। कार्ल मार्क्स का किस चीज़ पे फोकस है, मटेरियल कंडीशंस। कार्ल मार्क्स का कहना है कि जो भी सोसाइटी में चेंज होता है वो बिकॉज ऑफ मटेरियल कंडीशंस। अलग है बाकी थे। इमाइल डर्कहाइम कैसे कहते थे, इमाइल डर्कहाइम कहते थे कि सारा चीज़ को सोशल फैक्ट की तरह से पढ़ो, और बोलते हैं फंक्शनलिस्ट थ्योरीज देते थे। क्या देते थे फंक्शनलिस्ट थ्योरी में, कि सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर किस लिए है। तो उनका कहना था, मैं थोड़ा सा बस अभी ये बस समझा रहा हूँ अलग से, है ना, अभी ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। इमाइल डर्कहाइम क्या कहते थे कि डिवीजन ऑफ लेबर किस लिए है सोसाइटी में, टू मेंटेन यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। और क्या आया है, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन डाइवर्सिटी बढ़ी है, इस वजह से आया है। बट कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या था, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग था कि भैया ये जो आया है ना, ये आया है इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, कैपिटल के लिए, मनी के लिए, है ना, रिसोर्सेज के लिए। और क्यों आया है ये, टू एक्सप्लॉइट। बुर्गेसी क्या करेंगे, वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इस तरीके से तो कुल मिला के पता चला कि कार्ल मार्क्स का मटेरियल कंडीशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर था। किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर था, मटेरियल कंडीशंस के ऊपर। अब यहाँ पे मैं कोई चीज़ लिखूँगा तुम्हें समझ में आएगा क्यों। तो हमें ये पता चल गया कि इनका जोर किस चीज़ पे था, मटेरियल कंडीशन पे, यानी कि मटेरियलिज्म
इसी को बोलते हैं मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म मैं इसको यहाँ लिख दूँ क्या गाइस? यहाँ लिख देता हूँ मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म क्या है? मटेरियलिज्म क्या है? मटेरियलिज्म का मतलब सिंपल सा है, द वर्ल्ड रन्स थ्रू मैटर। द वर्ल्ड रन्स थ्रू मैटर। मैटर क्या हो गया? वही कैपिटल है ना, लैंड, रिसोर्सेस। उनका मतलब मटेरियलिज्म का मतलब कि जो चेंज ड्राइवर होता है, चेंज ड्राइवर इज मैटर। आइडियलिज्म में चेंज ड्राइवर इज आइडिया, मटेरियलिज्म में चेंज ड्राइवर इज मैटर। अब आते हैं असली क्वेश्चन डायलैक्टिकल के ऊपर, जो मैंने आपसे पूछा था कि ये डायलैक्टिकल का मतलब क्या है, और तुम्हें इसमें अभी भी आगे समझ में आया कि डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कैसे अलग है, जिसको तुम लोग समझ लेते हो कि नहीं दोनों लगभग लगभग सेम ही है। या तुमसे मैं बोलूँ तो तुम लोग को ये भी होगा, पता होगा कि भाई दोनों अलग अलग है, बट मैं तुमसे पूछूँ कि बताओ एक लाइन में डिफ्रेंशिएट करो, नहीं कर पाओगे। तो अब सुनो डायलैक्टिकल का क्या मतलब। देखो डायलैक्टिकल जो है सिंपल चीज़ों में एक मेथड है। एक्चुअली में पूरा डायलैक्टिकल तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं पूरा डायलैक्टिकल बताऊंगा, ये नहीं कि पूरी डायलैक्टिकल कुछ, मैं पूरा बताऊंगा और मैं बताता हूँ और समझो कैसे टूट टूट के जाएगा एकदम फ्लो में। क्योंकि डायलैक्टिकल जो है मेथड है टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स चेंज। मतलब कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग ये था कि अगर आपको ये समझना है ना कि चीज़ें चेंज कैसे होती है, तो आप डायलैक्टिकल को देखो, डायलैक्टिकल मेथड को फॉलो करो कि मेथड टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स चेंज एंड प्रोग्रेस ओवर टाइम। मतलब कि ये मेथड है कि अगर चेंज कैसे हो रहा है सोसाइटी में उसको समझने के लिए। तो ये मेथड है क्या, पूरा डायलैक्टिकल समझाऊंगा और पूरा फ्लो मैनर में कनेक्ट। क्या है मेथड? लोग पूछेंगे ना कि क्या है मेथड, क्या है? तो मेथड है, दिस मेथड स्टेट्स चेंज हैपन थ्रू द क्लास ऑफ opposite forces। क्या मतलब अपोजिट फोर्सेस का? मतलब कि कोर कंसेप्ट ये है डायलैक्टिकल का कि अपोजिट फोर्सेस होते हैं, ठीक है, उनमें क्लैश हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ और फिर चेंज हो गया। ये था डायलैक्टिकल का मतलब। तो मतलब ये क्या स्टेप्स क्या है, मतलब ये जो मेथड्स है ये बोलता है कि इट स्टेट्स चेंज हैपन थ्रू द क्लैश ऑफ अपोजिट फोर्सेस। तो ये अपोजिट फोर्सेस हुआ, फिर रिवॉल्यूशन हुआ, चेंज हुआ, तो कुछ स्टेप्स होंगे ना, कुछ स्टेप्स में होते होंगे। तो स्टेप्स क्या है, व्हाट आर दोज स्टेप्स? उसी को बोलते हैं गाइस 3 ट्रायड। ट्रायड का मतलब है कि स्टेप्स क्या है, वो 3 स्टेप्स। ऑब्वियसली जो सोच रहे हो वही है। पहला थेसिस, दूसरा अभी मैं बताऊंगा कि क्या होता है, सब्र करो, एंटीथेसिस, और तीसरा सिंथेसिस। मतलब कि ये प्रेजेंट सिचुएशन है सोसाइटी में, जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है, वो हो गया थेसिस का मतलब। एंटीथेसिस का मतलब हो गया कि कन्फ्लिक्ट, है ना, उस प्रेजेंट सिचुएशन पे कन्फ्लिक्ट। और सिंथेसिस का मतलब हो गया कि न्यू सिचुएशन। तो ये डायलैक्टिकल एक मेथड है टू अंडरस्टैंड हाउ चेंज हैपन्स इन द सोसाइटी ओवर टाइम, हाउ थिंग्स प्रोग्रेस ओवर टाइम। ओके, हाउ थिंग्स प्रोग्रेस ओवर टाइम, दिस इज़ द मेथड। तो डायलैक्टिकल मेथड ये खुद में मेथड है। तो ये मेथड क्या बताए, मतलब मेथड है, जैसे हम लोग सुनते हैं कि ठीक है फलाना लॉ है ना, तो वो मेथड क्या है? तो दिस मेथड स्टेट्स दैट चेंज हैपन, ये बोलता है चेंज समझाता है। मतलब दिस मेथड स्टेट्स चेंज हैपन थ्रू द क्लैश ऑफ अपोजिट फोर्सेस।
अपोजिट, और कोर कंसेप्ट क्या है इसका, एक मैनर में समझे तो अपोजिट फोर्सेस, फिर रिवॉल्यूशन, फिर चेंज, यानी कि 3 स्टेट्स में हो रहा है, 3 ट्रायड में हो रहा है। उसको कार्ल मार्क्स ने एकदम वर्ड्स में लिखा कि थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। तो अब आगे से कुछ आपको कोई पूछेगा डायलेक्टिकल, तो अब आप जान रहे हैं कि डायलेक्टिकल क्या है, एग्जैक्टली डायलेक्टिकल क्या है। तो यानी कि ये पूरा जो अभी मैंने इसके नीचे समझाया वो सारा क्या हो गया, हिस्टोरिकल, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, अब मटेरियलिज्म समझ गए, अब समझते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। बिल्कुल फ्लो में चल रहा है, तुम्हें कोई भी टॉपिक नहीं लगेगा कि भैया ये अचानक से मटेरियलिज्म कहाँ से आ गया। मैंने तुम्हें पूरा फ्लो करते हुए समझाया कि मटेरियलिज्म कैसे आया, डायलेक्टिकल तो मेथड था जो उन्होंने दिया, तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म हो गया। अब तुमको बताऊंगा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, तो जिसमें हम मटेरियलिज्म जान रहे हैं। अब देखो कैसे आया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, तो अब तुम्हें देखो कनेक्ट करता हुआ, तो कैसे चीज़ों को कनेक्ट करते हुए देखो। तो कार्ल मार्क्स ने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म दिया, वो मेथड था। अब उसका एप्लीकेशन, मैं अभी समझाऊंगा एग्जाम्पल क्या, पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। द एप्लीकेशन ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बाय कार्ल मार्क्स, यानी कि जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म उन्होंने दिया उसको हिस्ट्री पे अप्लाई करने का, उसी को तो बोलते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, उसी को तो बोलते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। मतलब तुम समझे, मैं लिख भी दे रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन शॉर्ट, वो जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म था इज द अब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी एंड ये जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है इज जस्ट एन एप्लीकेशन। एग्जाम्पल, यानी कि जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म उन्होंने मेथड दिया, वो जो एक फिलॉसफी थी यानी एक मेथड थी, उसको हिस्ट्री पे अप्लाई कर दिए तो वही हो गया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, और एग्जाम्पल उन्होंने 3 स्टेप्स बताया, तो उसी थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस में ही देना होगा ना एग्जाम्पल को, क्योंकि उन्होंने स्टेप्स भी दिया। तो एग्जाम्पल देखो कि पहले क्या था, हिस्ट्री पे अप्लाई करना है, तो लैंड ऑनर और पीजेंट वाली सिचुएशन थी कि नहीं थी। फिर क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, और कन्फ्लिक्ट हुआ तो फ्यूडलिज्म चेंज हो करके जो सिस्टम हुआ कैपिटलिज्म हुआ मेरे दोस्तों, कैपिटलिज्म हुआ। एक और एग्जांपल ले देता हूँ तुम्हें इंडिया के टर्म्स में। अभी थेसिस में गिग वर्कर्स हो रहा है, गिग वर्कर्स एकदम करेंट एग्जांपल्स। एंटीथेसिस, गिग वर्कर्स यानी कि ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, राइडिंग प्लेटफॉर्म्स, ये हो रहा है। एंटीथेसिस क्या है इसका, कि भैया जॉब सिक्योरिटी नहीं है ना, राइट्स नहीं है, तो कन्फ्लिक्ट होगा। तो सिंथेसिस क्या हो जाएगा, वर्कर्स प्रोटेक्शन, जो अभी देखने को मिल भी रहा है अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, तो वर्कर्स प्रोटेक्शंस, वर्कर्स राइट्स, इन सब चीज़ों का चर्चा होने लगा। तो अब समझ में कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म तो मेथड था, और उसको जब हिस्ट्री पे अप्लाई करके प्रूव किया अपने उन्हीं 3 मेथड्स के द्वारा, 3 स्टेप्स के द्वारा, तो ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हो गया। तो अब तुमसे डायलेक्टिकल पूछेगा तो बता दोगे, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म देखो अगर तुमसे पूछेगा डायलेक्टिकल तो तुम ये बताओगे, तुमसे पूछेगा एक्सप्लेन डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म तो तुम ये पूरा बताओगे, और तुमसे पूछेगा दोनों में कंपैरिजन तो रुक जाओ, अभी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का सिर्फ पार्ट 1 हुआ है, यानी कि बॉडी पार्ट 1 हुआ है। अब तुम्हें और इसका पार्ट देखना होगा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का। एप्लीकेशन किया ना, तो एप्लीकेशन तो थोड़ा बड़ा होगा ना। अब देखो इसका पार्ट 2, ये क्या था, पार्ट 1। तो पार्ट 2 में जो है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में जो अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसमें और भी चीज़ें उन्होंने बताई। इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी बताया कि किस तरीके से काम करते हैं। उन्होंने बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल दिया।
क्या है इस बेस सुपर। अब देखो यहाँ पर तुमको बेस और सुपर स्ट्रक्चर मॉडल में भी बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है यार। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बोला था कि बेस से सुपर स्ट्रक्चर हो रहा है, लेकिन यार नहीं, सुपर स्ट्रक्चर से बेस हो जा रहा है। ये कैसे हो रहा है, ये तुम्हें बहुत लगेगा। और अब जो है लगता होगा, अब जो है ये तुमको यहाँ पर समझ में आ जाने वाला है कि कैसे हो रहा है। तो इन्होंने कहा ये बेस और सुपर स्ट्रक्चर ना 2 मंजिला बिल्डिंग की तरह है, जिसका बेस जो है, बेस में क्या क्या होगा, बेस में होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मेरा क्या मतलब है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टूल्स, मशीन्स। और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन से क्या मतलब है, ऑनर्स और वर्किंग क्लास का जो रिलेशंस है। कि सीधा सीधा समझो, बेस का मतलब इकोनॉमी, इकोनॉमी। और इसमें क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। और उन्होंने बोला कि ये जो बेस है ना, ये डिसाइड करेगा कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये हो गया सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये बेस डिसाइड करेगा। सुपर स्ट्रक्चर मतलब क्या सर, सुपर स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि इसके अलावा जो भी चीज़ है, लॉज, गवर्नमेंट, रिलीजन, इसके अलावा जो भी चीज़ है उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग था कि इकोनॉमी, ये जो बेस है ना, वो डिसाइड करेगा कि सुपर स्ट्रक्चर क्या है। बेस डिसाइड सुपर स्ट्रक्चर। क्या बात कर रहा है, एग्जाम्पल दीजिए सर, एग्जाम्पल देके बताइए। देखो बेस है क्या, फ्यूडलिज्म, लेट्स सपोज फ्यूडलिज्म। तो इनका कहना था कि जो बेस है ना, यही डिसाइड करेगा सुपर स्ट्रक्चर। तो अगर सोसाइटी में फ्यूडलिज्म है तो रूल्स भी वैसे ही होंगे, ज़मींदारी सिस्टम, 3 कठिया सिस्टम, है ना, ये सब चीज़ें, रोहितवाड़ी सिस्टम, रूल्स भी कुछ उसी तरीके के होंगे, है ना, रूल्स भी कुछ उसी तरीके के होंगे। अब लेट्स सपोज अगर सोसाइटी में कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म है, तो रूल्स भी इसी अकॉर्डिंग के होंगे। गवर्नमेंट भी रिच को फेवर्स करेगी, रिलीजन भी बताएगी कि देखिए ये जो डिवीज़न है ये इस तरीके से, ये भगवान की मर्जी है ना। तो रिलीजन भी उस चीज़ के, लॉ भी कुछ इसी तरीके का होगा कि जो कॉरपोरेट्स को, जो कंपनीज़ को, जो बुर्गोसी को प्रॉफिट दे। तो समझ में आया कि इकोनॉमी डिसाइड सुपर स्ट्रक्चर। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का एक्सप्लेनेशन था। और इतना ही नहीं, उन्होंने 3 मेथड्स के थ्रू भी समझाया, हिस्ट्री पे अप्लाई किया तो, और उन्होंने बताया भी ये कैसे चल रहा है, तो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल से बताया। अब देखो आगे देखो, अब जो हमने अभी तक जो चीज़ पढ़ा ना, वो इंजन थी, डेट वाज इंजन। अभी तक जो चीज़, जितना भी चीज़ पढ़ा कह लो तो रूल था, जो कि कार्ल मार्क्स ने बताया। अब समझो कि ये चलता कैसे। अगर हम ये समझना हो कि ये जो इंजन है वो चलेगा कैसे, यानी कि हाउ हिस्ट्री इवॉल्व। अब देखो यहाँ पे जो मेजर कन्फ्यूजन होता है, मैं उस पर बात करना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं तुमसे पूछूं जो मेन कन्फ्यूज़न है कार्ल मार्क्स को पढ़ते समय, तुम्हारी सारी कन्फ्यूज़न यहाँ पे दूर हो जाए। अगर मैं तुमसे पूछूं ये थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस है क्या, तो तुम बोलोगे कि सर ये जो है वे है कि सोसाइटी कैसे इवॉल्व होती है, हिस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई, कि पहले सर थेसिस है, फिर एंटीथेसिस है, सिंथेसिस है। मतलब अच्छा, तो फिर कार्ल मार्क्स ने ये भी बताया कि ये बताओ कि हार्मनी, कॉन्ट्राडिक्शन, कन्फ्लिक्ट, रिवॉल्यूशन, ये क्या है। तो सर ये भी तो हिस्ट्री इवॉल्व का ही तरीका है बोलोगे। और अगर नहीं होगा तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये स्टेजेस है, स्टेजेस। अच्छा, तो अगर स्टेजेस है तो फिर ये क्या है जो कार्ल मार्क्स ने में दिया है, और तुम लोग पढ़े भी होगे, प्रिमिटिव, एंशिएंट, फ्यूडल, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। अब बताओ क्या सब एक ही चीज़ है, सब स्टेजेस ही है, क्या सब इवॉल्व होने का तरीका है, या सब स्टेप्स ही है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करना है मेरे भाइयों कि ये हो गया थेसिस,
ये हो गया एंथेसिस और ये सिंथेसिस। दीज आर द स्टेप्स, है ना, मैंने बताया था ये स्टेप्स है। ठीक है सर, ये स्टेप्स है, समझ में आ गया। मतलब क्या करना चाह रहे हो सर, वही अलग अलग नाम दे दिए कि नहीं, अभी तक जो आपने पढ़ा वो इंजन है कि सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है, और ये जो है वो इंजन का प्रोसेस है, एप्लीकेशन है कि इंजन एक्चुअली में कैसे वर्क कर रहा है, हाउ इंजन, वो जो रूल दिया है ना, या ये कह लो कि ये रूल है, थेसिस सिंथेसिस एंटीसिस, ये रूल है। और ये जो है हाउ रूल इम्पैक्ट्स ऑन द सोसाइटी, हाउ रूल्स अप्लाइड ऑन द इकोनॉमी, हाउ रूल्स अप्लाई ऑन द बेस, ये है। और वो क्या है, हार्मनी, कॉन्ट्राडिक्शन, कन्फ्लिक्ट और रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो सोसाइटी कुछ इस तरीके से इवॉल्व हुई, और मैं इस चीज़ को अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, हार्मनी, कॉन्ट्राडिक्शन, कन्फ्लिक्ट और रिवॉल्यूशन को, क्योंकि वर्ड से क्लियर है। एक मिनट, ये मिट क्यों नहीं रहा है, ये वर्ड से ही बिल्कुल क्लियर है कि क्या है। हार्मनी, कॉन्ट्राडिक्शन फिर होता है, फिर कन्फ्लिक्ट हुआ, है ना, फिर जाकर के रिवॉल्यूशन हो जाता है, तो फिर सोसाइटी चेंज हो जाती है। तो ये हुआ कि इंजन इस तरीके से काम करता है। रूल बता दिया कि देखो भैया, डायलेक्ट्रिकल मेटलिज्म में होता ये है कि थीसिस होता है, सिंथेसिस होता है, एंटीथेसिस होता है। तो फिर उनसे उन्होंने बताया कि ये हिस्ट्री कैसे इवॉल्व हो रहा है, ये रूल को अप्लाई करके दिखाओ, या ये जो इंजन बताया ये कैसे चलता है। तो भैया देखो, सोसाइटी में पहले हार्मनी होती है, फिर कॉन्ट्राडिक्शन होता है, फिर कन्फ्लिक्ट होता है, और फिर रिवॉल्यूशन होता है। तो अब बात आ गई सर, वो जो आपने बताया प्रिमिटिव, एंशिएंट, फ्यूडल, कैपिटलिज्म का, ये जो हम लोग पढ़ते थे, ये क्या है सर, ये तो इंजन चला गया। तो भैया वो स्नैपशॉट्स हैं, यानी कि वो रूल चला तो उसके बाद इन्होंने बोला कि रुको, मैं तुमको ना स्टेजेस में बता देता हूँ कि ये सोसाइटी, जब ये इंजन चला ना, तो देखो सोसाइटी में ये इंजन कहाँ कहाँ रुका, और रुक रुक के समझाते हैं तुमको एक एक स्टेज पर क्या हुआ। तो वही है 5 स्टेजेस, जिसमें हम पढ़ते हैं प्रिमिटिव, एंशिएंट, फ्यूडल, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। यानी कि प्रिमिटिव प्रिमिटिव में क्या था कि प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या था कि कोई भी किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन नहीं था। फिर एंशिएंट सोसाइटी में क्या होती है, वहाँ पे होता है मास्टर वर्सेस स्लेव्स। फ्यूडलिज्म में क्या हो गया, फ्यूडल वर्सेस वर्कर्स, लेबरर्स। फिर कैपिटलिज्म में क्या हो गया, ब्यूरगेसी वर्सेस प्रोलिटेरिएट। कम्युनिज्म में क्या हो गया, इन्होंने बोला कि एक क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी, क्लासलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी। तो ये 5 स्टेजेस में इवोल्यूशन में दिखा दी, यानी कि पहले रूल, फिर इंजन कैसे चलता है वो दिखाया, इंजन कैसे चलता है, फिर लास्ट में स्नैपशॉट दिए कि भाई वो इंजन कहाँ कहाँ रुकी, और फिर क्या आया, प्रिमिटिव पे रुका, फिर आया एंशिएंट, फिर फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म, फिर बोला कि कम्युनिज्म आएगा। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो में सिर्फ फिर क्रिटिसिज्म में तो वही है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई कार्ल मार्क्स, तुम सारी चीज़ों को सिर्फ पैसे से जोड़ते हो, इकोनॉमी से जोड़ते हो। कुछ डालगट पार्सन जैसे थिंकर्स है, तो उनका ये भी कहना है कि सोसाइटी में हर चीज़ जो है कन्फ्लिक्ट के लिए नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रक्चरल मेंटेन भी करती है। इमाइल दरखाइम ने जैसे कहा डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में, जो मैंने तुमको एक्सप्लेन भी किया। तो क्रिटिसिज्म आसान है। तो कार्ल मार्क्स जो पूरा का पूरा ये हिस्टोरिकल डायलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन कंफ्यूज होते हैं बच्चे। और एक चीज़ क्वेश्चन का आंसर देंगे कि फिर कार्ल मार्क्स ने ऐसा किया क्यों। उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि अगर वो लास्ट में सीधा ये चीज़ बोलते हैं कि ये थीसिस एंटीथेसिस ये होता है, तो उन्होंने बोला क्यों होता है, तो फिर उसी के लिए इन्होंने पूरा चीज़ एक्सप्लेन किया। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस।